हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर अकेडमी। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, इंट्रोपी ऑफ सिस्टम। इंट्रोपी हम लोग पढ़ क्यों रहे थे, तो ये पता करने के लिए कि कब कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग इंथैल्पी से देखा था, फिर देखा था कि अगर इंट्रोपी बढ़ेगी तो जो सिस्टम प्रोसेस है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। फिर उसी को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट हम देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी से ही हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस टेम्परेचर प्रेशर पे होगा, या होगा तो किस कंडीशन पे होगा। इसी को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। थोड़ा सा रुक करके रिकॉल करो एक चीज़, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इंटरनल एनर्जी। क्या पढ़ा था? क्या था? सम ऑफ टोटल काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड देयर इंटरनल एनर्जी, यही था ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंथैल्पी। क्या पढ़ा? इंथैल्पी क्या था? इंटरनल एनर्जी में से जितने भी मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड एनर्जी थे उसमें हम एक प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। और इंटरनल एनर्जी में अगर प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को ऐड कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम मिल जाएगा। तो इंथैल्पी क्या था? नेट ग्रॉस एनर्जी था। क्या था? नेट ग्रॉस एनर्जी था, यही था ना इंथैल्पी। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। ध्यान से समझो, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ, उस एग्जांपल से तुमको समझ आए। मॉलिक्यूल के पास नेट ग्रॉस एनर्जी या टोटल एनर्जी कितनी होती है, इंथैल्पी होती है। मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। हाँ है ना। समझो आज मैं घर से आया एकेडमी के लिए और मेरे पास 500 रुपीज़ है। मेरे पास कितने हैं? तो क्या वो 500 जो रुपीज़ मेरे पॉकेट में है, क्या वो पूरा का पूरा मेरा फ्री एनर्जी है जो मैं कहीं खर्च कर सकता हूँ? प्रैक्टिकली सोचो। अगर तुम वैसे नहीं सोच पाते हो तो समझो कोई एक स्टूडेंट है, वो घर से आया, पेरेंट्स ने उसको 100 रुपये दिए होंगे, 20 रुपये उसको ऑटो फेयर में गया होगा, 80 रुपीज़ जब वो क्लासरूम में होगा तो उसकी जेब में 80 रुपीज़ है। अब क्या ब्रेक में वो पूरा का पूरा 80 रुपीज़ खर्च कर सकता है क्या? टोटल एनर्जी कितने पॉकेट में, 80 रुपीज़। अगर कोई उसको ब्रेक में बच्चा बोले कि चल कुछ खिला, तो क्या वो 80 रुपये पूरे का पूरा खर्च कर सकता है क्या? क्यों? मतलब जो टोटल एनर्जी है वो कभी भी फ्री एनर्जी नहीं होता है। एक बात तो समझ में आ गया। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि उसको वापस घर लौटने में 20 रुपये खर्च होंगे। मतलब जितना भी आपका टोटल एनर्जी है उसमें से आप अपने सर्वाइवल नीड के लिए एनर्जी को हटा लो, उसके बाद जो एनर्जी बचा, उसके बाद जो अमाउंट बना, वही आपका फ्री एनर्जी है, जो आप ब्रेक में कुछ खा सकते हो, दोस्तों को खिला सकते हो। है ना। फिर से समझाता हूँ। कोई बच्चा 100 रुपये लेकर के घर से आया होगा, 20 रुपये उसको ऑटो फेयर में लगे होंगे, तो उसकी जेब में कितना बचा होगा, 80 रुपये। ब्रेक में वो कितने रुपए की मैक्सिमम खर्च कर सकता है? कितना कर सकता है? क्या 80 रुपये खर्च कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको वापस घर लौटने में 20 रुपये ऑटो भाड़ा लगेगा। तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, 80, जिसमें से मैक्सिमम फ्री एनर्जी कितना हो सकता है, 60 रुपीज़। उससे ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब पूरे मॉलिक्यूल के टोटल एनर्जी में से अगर उसके सर्वाइवल वाली एनर्जी को माइनस कर दो तो बचा हुआ एनर्जी क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और मॉलिक्यूल के सर्वाइवल के लिए जो एनर्जी होगी वो मॉलिक्यूल का क्या होगा, फ्रीडम होगा। कभी भी कोई सिस्टम अपने फ्रीडम को नुकसान करके कोई काम नहीं करेगा। यही देखो, तुमको अब एक्सप्रेशन से समझ में आ गया। ये डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी। इंथैल्पी में से किसको माइनस कर दोगे, उसके अपने नीड, अपने स्पॉन्टेनिटी के लिए जो उसकी फ्रीडम होगी, इंट्रोपी, उसको माइनस कर दोगे तो बचा हुआ एनर्जी क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। और इंट्रोपी से एसोसिएटेड एनर्जी क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा, इंट्रोपी S इज इक्वल टू Q अपॉन T। चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, इंट्रोपी होता है। तो हीट Q इज इक्वल टू क्या होगा, S इंटू T, इंट्रोपी इंटू क्या, टेम्परेचर। यही एनर्जी को तुम अगर माइनस कर दोगे तो तुमको बचा हुआ एनर्जी क्या निकल जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। उस बच्चे के पॉकेट में कितने रुपए बचे हुए थे, 80। अब समझो उसने 10 रुपये का कुछ चाय वगैरह पी लिया, तो अब कितना बचा, 70। तो फ्री एनर्जी कम हुआ या ज़्यादा हुआ? अगर किसी मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब वो अपना अमाउंट क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा, वो कुछ ना कुछ यूजफुल वर्क कर रहा होगा ना। तो सिस्टम जितना ज़्यादा यूजफुल वर्क करेगा उसकी फ्री एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ है ना। चलो डिफिनेशन पढ़ के देख लो क्या है, समझ में आए। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है,
इंथैल्पी में से मॉलिक्यूल के अपने फ्रीडम वाली एनर्जी को माइनस कर दो, बचा हुआ एनर्जी जो होगा उसी को क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। कह रहा है गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। कह रहे हैं गिब्स एनर्जी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल क्या बेटा? वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी से हम लोग क्या पता करते हैं कि कोई भी सिस्टम कितना ज़्यादा यूजफुल क्या करेगा? वर्क करेगा। फिर से देख लो, गिब्स एनर्जी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। गिब्स एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्या बेटा? यूजफुल वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम का वो टोटल एनर्जी का पार्ट है जो किसी यूजफुल वर्क को कन्वर्ट करने में होगा। गिब्स एनर्जी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। गिब्स एनर्जी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। गिब्स एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। देख लो, गिब्स एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। मतलब बचे हुए 80 रुपये का, बचे हुए अमाउंट का वो पैसा जो तुम किसी चीज़ को मतलब बच्चा, देखो जो एग्जाम्पल हमने लिया था, फिर से समझना। गिब्स एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। टोटल पैसा कितना था? 80 रुपये। अब 80 रुपये में से तुम जितना ब्रेक में खर्च कर सकते हो ना, वही फ्री एनर्जी था। अगर समझो कोई बच्चा 80 रुपये में से 50 रुपीज़ खर्च कर रहा है तो उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितने रुपये लग रहा होगा? 30 रुपये। अगर कोई बच्चा 80 रुपीज़ में से 30 रुपीज़ खर्च कर रहा होगा तो उसको अपने यूज के लिए कितना लग रहा होगा? 50 रुपीज़। तो टोटल एनर्जी का, टोटल अमाउंट का जितना तुम खर्च कर सकते हो वही तुम्हारा क्या हो गया? फ्री एनर्जी। बचा हुआ जो एनर्जी है वो किसके लिए लग रहा होगा? सिस्टम को खुद अपने सर्वाइवल, अपने फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए लगा होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है? उसकी इंथैल्पी होती है डेल्टा एच। उसमें से वो अपने इंट्रोपी, अपने फ्रीडम को तो खर्च नहीं कर सकता क्योंकि उसको अपने सर्वाइवल के लिए उतना चाहिए। और किसी भी सिस्टम के अपने सर्वाइवल के लिए जो एनर्जी होगा वो किससे रिलेट होगा? इंट्रोपी। और इंट्रोपी हमेशा किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग पे। किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग टेम्परेचर पे। तो यही होता है डेल्टा एस इजकल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू वो एनर्जी निकाल लो तो कितना होगा? एस इंटू टी। अगर इस चीज़ को माइनस कर दोगे तो बचा हुआ जो एनर्जी है वही क्या होगा? गिब्स फ्री एनर्जी होगा। कहता टर्म्स गिब्स एनर्जी वॉज इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन क्राइटेरिया ऑफ क्या बेटा? स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ किसके फॉर्म में? यूजफुल वर्क, रेंडमनेस एंड एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आया? और कभी भी हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं तो इंथैल्पी में से उस मॉलिक्यूल के एंट्रोपी को माइनस कर दो, इंट्रोपी से रिलेटेड एनर्जी को माइनस कर दो, तुमको बचा हुआ एनर्जी क्या निकलेगा? गिब्स फ्री एनर्जी निकलेगा। ये हम लोग लिखते हैं G इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। अब G को समझने के लिए तुम एक चीज़ समझना, क्या किसी सिस्टम का हम लोग एक्यूरेट इंथैल्पी निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों? इंथैल्पी क्या था? इंटरनल एनर्जी इनटू प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। क्या एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग क्या निकालते थे? डेल्टा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर ये चेंज इन होगा तो ये भी क्या होगा? चेंज इन होगा। तो हमेशा लिखते थे डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी भी। और चूंकि इसका डेल्टा है तो गिब्स एनर्जी की एक्यूरेट वैल्यू निकल सकती है क्या? नहीं। तो हमेशा किसके फॉर्म निकाल सकते हैं? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म निकाल सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ये सब ऑल जितने भी टर्म मैंने बोले हैं सारे के सारे पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन, तुम कहोगे स्टेट फंक्शन है क्योंकि पाथ फंक्शन दो ही होता है, हीट एंड वर्क। G is equal to H minus T delta S, the function that take both enthalpy and entropy of a system into account is called Gibbs free energy। वो फंक्शन जो इंथैल्पी और इंट्रोपी दोनों को लेकर के किसी भी सिस्टम के स्पॉन्टेनिटी को बताए, उसी टर्म्स को अपन क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और क्या है ये? स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो मास डिपेंड या इंडिपेंडेंट? ध्यान से देखो ना, इंथैल्पी हमेशा मास क्या होता है? डिपेंड होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। और क्या होगा? स्टेट फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कैन नॉट बी मेजर, सो चेंज कैन बी मेजर। सो हम लोग क्या निकालते हैं? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। बोलो है ना? और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा जी से। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? तो हम लोग ये एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमेशा क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या निकाल सकते हैं?
और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होगा, फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी माइनस क्या होगा, इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी, वेयर डेल्टा जी इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी और डेल्टा एस इज इक्वल टू चेंज इन इंट्रोपी। अब ये टर्म्स और ये टर्म्स तुमको पढ़ा हुआ है, ये दोनों ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टी क्या है, टेम्परेचर, किस में, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और उसके हेल्प से अपने को क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। कोई दिक्कत? आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि अगर किसी सिस्टम का डेल्टा जी निगेटिव है तभी वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, तभी वो प्रोसेस हो सकता है। अगर किसी का डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बोलो हाँ ही ना। अब समझो वो बच्चा महंगी है, घर से 100 रुपये लेकर के आया, 20 रुपये ऑटो फेयर में गया, कितना बचा, 10। अब क्लास आ रहा था, पार्किंग में उसको कोई एक डॉगी दिख गया, उसको उसने 10 रुपये की बिस्किट खिला दी। तो ये जो बिस्किट उसको 10 रुपये का खिलाया होगा, ये काम उसने अपने दिल से किया होगा, किसी ने कहा होगा, मतलब कोई एक अच्छा काम किया। तो अच्छा काम ये किया, तो इसको वैसे अगर नहीं पेट को बिस्किट खिलाता तो कितने पैसे बचते, 80 रुपीज़। अब कितना बचा, तो 80 ज़्यादा या 70 ज़्यादा है, तो फ्री एनर्जी कमा या नहीं कमा, कमा। तो ऐसे भी मैथमेटिकली समझ सकते हो कि कभी भी किसी सिस्टम का अगर फ्री एनर्जी कम हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम कोई नेक काम, कोई अच्छा काम किया होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? और समझो इसके पास 60 बचा, तो हो सकता है पेट को 20 रुपीज़ का बिस्किट खिलाया होगा। तो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज कॉल्ड क्या बेटा, यूजफुल वर्क डन बाय ए सिस्टम। अगर कोई सिस्टम अच्छा काम कर रहा है तो उससे उसकी एनर्जी क्या होगी, कमेगी। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब सिस्टम क्या कर रहा होगा, कोई यूजफुल वर्क कर रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बोलिए हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग क्या देख रहे हैं, गिव्स फ्री एनर्जी और चेंज इन रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी चेंज एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क। अभी कहा था ना कि अगर कोई सिस्टम यूजफुल वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कमेगी। जैसे एग्जांपल में लिया था कि मयंक के पास 80 के बजाय अगर 70 रुपये बच रहे हैं, तो मयंक ने 10 रुपये का कहीं ना कहीं किसी को हेल्प कर दिया होगा, जो एनिमल को बिस्किट खिलाया। तो उस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया ना। इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि ये मैथमेटिकली आया कहाँ से। वैसे भी अगर इसमें कई डेरिवेशन है, एक्सपेंशन मैं तुमको समझा दूंगा, याद वही रखना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर कोई सिस्टम अपना यूजफुल वर्क करेगा तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, कमेगी। डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या बेटा, यूजफुल वर्क डन। यूजफुल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या बेटा, डेल्टा जी। बस साइन अपोजिट रखना। अब यूजफुल वर्क क्या हो सकता है, तो यूजफुल वर्क दो टाइप के हो सकते हैं, एक कौन सा, पीवी वर्क, दूसरा कौन सा, नॉन पीवी। देखो टाइप ऑफ वर्क पहले ही बता दिया था। जो फिजिक्स में वर्क होता है वो नॉन पीवी वर्क होता है, और जो केमिस्ट्री में वर्क हम लोग पढ़ते हैं वो प्रेशर वॉल्यूम रेटेड वर्क बताते हैं। फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क तुमको आइसोथर्मल के लिए भी बताया था, एडियाबेटिक के लिए भी बताया था, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल दोनों के लिए बताया था। अगर इरिवर्सेबल है तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा भी होगा, अगर रिवर्सेबल है तो उसको इंटीग्रेट करके निकालोगे। फिर वो इंटीग्रेशन आइसोथर्मल के लिए भी बताया था और एडियाबेटिक के लिए बताया था। बाद में याद रखना फॉर्मूला कब कौन सा लगाना है। अब ये देख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट प्लस चेंज इन वर्क, यही होता है। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये थर्मोडायनामिक्स का लास्ट लेक्चर है, जितने फॉर्मूले हैं रिकॉल कर लो, उतने ही माइंड होने चाहिए। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बोलो है ना। अब जब ये फॉर्मूला तुम लिखते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट प्लस क्या बेटा, चेंज इन वर्क। समझ में? हम लोग हीट और वर्क के साथ चेंज इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू ऑफ चेंज इन हीट या ट्रांसफर ऑफ हीट निकाल सकते हैं और एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वर्क निकाल सकते हैं। तो इसका चेंज नहीं भी लिखा तो चलता है, क्योंकि ये दोनों पाथ फंक्शन है और ये दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन। और आमतौर पर पाथ फंक्शन का एक्यूरेट वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। अब रुक करके समझना, ये वर्क कौन सा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये वर्क कौन सा है, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, हाँ है ना। तो ये जो वर्क है ये क्या है, वर्क इज डन ऑन सिस्टम पे। जो हमने वर्क किया ये वो वर्क है। मेरी बात समझ में है? अब कहते हो कि सिस्टम पे अगर हमने वर्क किया होगा तो सिस्टम का वर्क पॉजिटिव हुआ होगा, और इसी को मैं लिख दूं वर्क इज डन बाय द सिस्टम,
तो माइनस हो जाएगा। बोलो है ना। ये कई बार मैं तुमको समझा चुका हूँ कि अगर सिस्टम पे तुम 10 जूल हीट वर्क कर रहे हो, अगर सिस्टम 10 जूल करेगा तो माइनस होगा, सिस्टम पे करोगे तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर मैं इसी वर्क को चेंज कर दूं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यही लिया गया है। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना। इसमें किसी को समझ में आया। अब अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम कितने टाइप के वर्क को कर सकता है, 2 टाइप के। कौन कौन सा, एक एक्सपेंशन और दूसरा नॉन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा मतलब क्या, प्रेशर वॉल्यूम का चेंज होगा ना, तो एक पीवी वर्क हो सकता है, दूसरा नॉन पीवी वर्क। तो ये जो सिस्टम का वर्क है, वर्क ऑफ क्या बेटा, सिस्टम, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक कौन सा, पीवी वर्क, और दूसरा कौन सा, एक पीवी वर्क है, दूसरा कौन सा है, नॉन पीवी वर्क। यही लिखा है। और पीवी वर्क को ही लिख दिया, वर्क एक्सपेंशन प्लस वर्क क्या बेटा, नॉन एक्सपेंशन। अब ये जो एक्सपेंशन वाला वर्क है उसी को क्या लिख सकता हूँ, पीवी, और जो नॉन एक्सपेंशन है उसको क्या लिखा, नॉन एक्सपेंशन। अब इस वर्क को मैं इस इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। कहाँ डाल दूँ, तो अगर इसको मैं इक्वेशन 1 में डाल दूँ, ये लिखा है ना, पुट वर्क इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, ध्यान से समझना, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मूले का माइनस, इधर क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी प्लस वर्क कौन सा, तो अब यहां से मैं क्यू निकाल लूं, तो क्यू निकालूंगा तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरे टर्म्स को इधर ले आओ, प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क कौन सा। ऐसा कोई बच्चा जो बोलेगा मेरे को नहीं समझ में आया, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, ये लिखा हुआ है। Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन, ये लिखा हुआ है ना। अरे बेटा ये जो इक्वेशन है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्यू है ना, यही टर्म्स यहाँ लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत। अब इस दोनों टर्म्स को देखो, ये दोनों टर्म्स क्या हो सकता है, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क डन, इंथैल्पी, यही हो सकता है ना, इंथैल्पी। तो इस टर्म्स को इंथैल्पी लिख सकता हूं, तो Q इज इक्वल टू इंथैल्पी प्लस क्या हो गया, वर्क नॉन एक्सपेंशन, नॉन पीवी वर्क हो सकता है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से समझना, इंट्रोपी इज इक्वल टू Q अपॉन टेम्परेचर हो सकता है। इंट्रोपी इज इक्वल टू होता है ना, चेंज इंट्रोपी, चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। तो Q इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इंटू डेल्टा टी। तो इस Q को मैं इंट्रोपी के टर्म्स में T डेल्टा एस लिख सकता हूं। तो T डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन। अब मैं क्या कर सकता हूं कि डेल्टा एच को उधर ले गया, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाए देख, T डेल्टा एस माइनस ऑफ डेल्टा एच इक्वल टू वर्क नॉन एक्सपेंशन हुआ, हाँ है ना। अब इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो यही हो गया ना, वर्क नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या आया, माइनस डेल्टा आया। मैं क्या करता हूं, इधर से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, माइनस साइन कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो माइनस, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव वो निगेटिव होगा, H माइनस क्या हो जाएगा, T डेल्टा एस। यही क्या गया, वर्क नॉन एक्सपेंशन। बोलो, तो जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है माइनस ऑफ डेल्टा H माइनस T डेल्टा एस हो गया। और डेल्टा H माइनस T डेल्टा एस को क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी लेता हूं। देखो यही तो मैंने थ्योरेटिकली बोला था ना, जो डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन होता है। यही है, वर्क माइनस ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, या इसी को यूजफुल वर्क बोलते हैं, जो माइनस ऑफ क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। ये लिखा भी है कि द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू नॉन एक्सपेंशन वर्क या यूजफुल वर्क। अगर कोई सिस्टम यूजफुल वर्क करता है उस केस में उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, कम होगी। समझ में है मेरी बात।
इसमें कोई दिक्कत? अब एक और एक्सप्रेशन है, देख लो। कह रहे रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल गिव्स फ्री एनर्जी एंड किसके बीच में? इंट्रोपी के बीच में रिलेशन चाहिए। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस टोटल या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और स्पॉन्टेनिटी के बीच में रिलेशन चाहिए। जब हम लोग चेंज इन इंट्रोपी निकाले थे, ध्यान से कॉपी का पेज पलट के देखो, तो क्या निकाला था? अगर इंट्रोपी सिस्टम एंड सराउंडिंग का ऐड कर दो तो तुमको क्या निकल जाएगा? टोटल निकल जाएगा। और ये रिवर्सेबल के लिए भी केस में बताया था और इरिवर्सेबल के केस में बताया था। रिवर्सेबल के केस में डेल्टा एस टोटल जीरो था और इरिवर्सेबल में नॉन जीरो था। मैं दोनों केस आपको निकाल के बताया हूँ, आप एक बार जरूर चेक कर लेना। तो डेल्टा एस टोटल को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अरे सिस्टम एंड सराउंडिंग को ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा? टोटल। तो टोटल चेंज इन इंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन इंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। यही हो सकता है। लेट ए सिस्टम रिलीज हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कोई सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, कहाँ पे बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जो हीट है उसी को क्या बोलते हैं? Q, और Q एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज इंथैल्पी, और Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। तो जो Q है अगर कांस्टेंट प्रेशर तो Q पे लिख सकता हूँ और इसी को क्या लिख सकता हूँ? इंथैल्पी। बोलो भाई ना। अगर समझो ये एक बाउंड्री है, इधर तुम्हारा क्या है? सिस्टम, इधर तुम्हारा क्या है? अगर जितना हीट सिस्टम ने रिलीज किया होगा उतना ही सराउंडिंग ने क्या करेगा? गेन। और जितना हीट सराउंडिंग ने गेन किया होगा उतना ही सिस्टम ने क्या करेगा? रिलीज। बोलो भाई ना। यही लिखा भी हुआ है, क्यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ सराउंडिंग। अरे इसने हीट अगर यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हुआ होगा तो इसका हीट लॉस हो गया तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत? अगर हीट इधर से इधर मूव किया होगा तो इधर प्लस क्यू होगा तो इधर क्या होगा? माइनस। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हमेशा इक्वल अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफर होगा। अगर एक का निगेटिव है तो दूसरे का पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव के कहने का सेंस ये है कि एक ने लॉस किया होगा तो दूसरे ने क्या किया होगा? गेन। एक ने जितना लॉस करा होगा दूसरे ने उतना ही गेन करा होगा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? तो क्यू सिस्टम इज इक्वल टू क्यू क्या बेटा? सराउंडिंग, बट साइन कन्वेंशन से साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर? और QP अगर डेल्टा H है तो जितना इंथैल्पी सिस्टम का होगा उतना ही कितना होगा? सराउंडिंग का होगा, बट साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। अब डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, और हीट चेंज को ही अपन क्या लिख सकते हैं? इंथैल्पी। तो अगर मैं डेल्टा एस सराउंडिंग लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर, और क्यू सराउंडिंग को मैं डेल्टा एच सराउंडिंग लिख सकता हूं, लेकिन ये कब हो गया? कांस्टेंट प्रेशर पे। बोलो हाई ना। तो डेल्टा एच सराउंडिंग को डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर लिख सकते हैं। अरे बोलो ना हाई ना। ठीक। डेल्टा एच सराउंडिंग को माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टेम्परेचर लिख सकते हैं। देख लो, जितना डेल्टा एच सिस्टम है उतना ही क्या है? सराउंडिंग है। डेल्टा एच सराउंडिंग है तो इसको माइनस डेल्टा एच सिस्टम लिख सकते हैं। बोलो है ना। हुआ क्या कि हम लोग चेंज इन इंट्रोपी सराउंडिंग का निकालें, किसके रिस्पेक्ट में? सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो माइनस डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर आया। एक बार फिर से स्टेप देख लो, किसको समझ में आया नहीं? अगर मैं सिंपल समझो, इसी टर्म्स को निकालना है, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू सराउंडिंग अपॉन क्या बेटा? टेम्परेचर। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे तो डेल्टा क्यू को डेल्टा एच लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। और जितना हीट सिस्टम एंड सराउंडिंग में एक्सचेंज हुआ होगा, तो अगर डेल्टा एच सराउंडिंग है तो इसको माइनस डेल्टा एच सिस्टम लिख सकते हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन क्या? अब डेल्टा एच टोटल यही था, डेल्टा एच सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसी को ले लो। तो डेल्टा एच टोटल इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम, यहाँ चलो एक लाइन लिख देता हूँ, डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग। और अभी डेल्टा एच सराउंडिंग ही निकाला है, माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। चलो इसी को पुट कर दिया, माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। बोलो है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सबको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को।
ये जो इक्वेशन है ना, इसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, टी डेल्टा एस टोटल, ये कितना हो जाएगा, टी डेल्टा एस सिस्टम, और ये टेम्परेचर कैंसिल, तो माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। बोलो ना, है ना, इसमें किसी बच्चों को दिक्कत? अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इस तरफ ये पूरे टर्म्स में से मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस साइन, कॉमन निगेटिव क्या बेटा साइन, निगेटिव साइन कॉमन लोगे तो डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा, टी डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगा, तो ये लिखा है डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव, ये निगेटिव, माइनस साइन कॉमन आ गया। अब ये पूरा टर्म्स क्या आ गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम, तो लिख सकता हूँ टी डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी सिस्टम। अरे बोलो, तो यही लिखा भी है, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एच टोटल, और यही डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, यूजफुल वर्क डन। तो अगर तुमसे यूजफुल वर्क डन कभी निकालने के लिए कह दे तो माइनस ऑफ डेल्टा जी की वैल्यू निकाल दो, या माइनस ऑफ टी डेल्टा एच टोटल निकाल दोगे तो भी तुम डेल्टा जी निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? तो सिर्फ डेरिवेशन याद मत रखना, सिर्फ अगर फॉर्मूला भी याद रखते हो तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? तो ये पढ़ाई था हम लोगों ने ये पता करने के लिए कि कब कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ये किन किन चीज़ों को कंसिडर करता है, इंथैल्पी को करता है, इंट्रोपी को करता है, टेम्परेचर को करता है, और इन तीनों के हेल्प से ये बताता है कि कोई सिस्टम कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। अपना इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो ना, हाँ ना? अब इस एक्सप्रेशन के केस में हम लोग देखते हैं कि कब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बोलो है ना? चल देख रोशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो है ना? अब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है, तो ये डेल्टा जी की वैल्यू डिसाइड करेगी। डेल्टा जी की वैल्यू तीन ही हो सकती है, या तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव, या तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव, या डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो सकती है। अगर डेल्टा जी जीरो हो जाए तो ये सिस्टम कहाँ चला गया, इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, और डेल्टा जी निगेटिव हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, को देख। इसी डेल्टा जी की वैल्यू, और डेल्टा जी की वैल्यू डिपेंड किन पे करेगी, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगी, इन सारे। अब यही तीन चीज याद रखना है, डेल्टा जी जीरो होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, स्पॉन्टेनियस होने के लिए मतलब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, काम होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। कह रहे डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा एस टोटल इस एक्सप्रेशन से कहा गया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एस पहले केस में क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या टेम्परेचर कभी निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं, टेम्परेचर जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, तो टेम्परेचर तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। अरे पॉजिटिव इंटू माइनस वैल्यू निगेटिव होगा, तो इस केस में डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। दूसरा केस है इफ डेल्टा एस टोटल निगेटिव हो जाए, तो अगर ये वैल्यू निगेटिव होगा तो ये निगेटिव और ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस काम ही नहीं करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर चेंज इन इंट्रोपी अगर जीरो हो जाए, डेल्टा एस टोटल जीरो हो जाए, डेल्टा एस जीरो किसका हो जाता है, रिवर्सेबल प्रोसेस का, डेल्टा एस टोटल। तो उस केस में ये पूरा टर्म जीरो, तो ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब इसका मतलब प्रोसेस कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में? तीसरा केस में पढ़ा देता हूं इस एक्सप्रेशन से, डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ध्यान से देख लो कि डेल्टा एच जो है ये निगेटिव लेते हैं। निगेटिव का मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सो या इंडो, निगेटिव। डेल्टा एच अगर निगेटिव है मतलब हीट लॉस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो ये जो तीनों केस है ये कौन सा वाला है,
और डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब तो डेल्टा एच क्या हो जाए अपना पॉजिटिव। देखो ना डेल्टा एच निगेटिव है ना, चलो पहले ले लेता हूँ डेल्टा एच निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव मतलब कैसा रिएक्शन हो गया, अब डेल्टा एस की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। तो सबसे पहला केस में ले लेता हूं, ध्यान से देख लो। डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए तो माइनस ऑफ टी डेल्टा एस के क्या हो जाएगा, और ये निगेटिव और ये निगेटिव, डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव। मतलब टेम्परेचर की वैल्यू कम रखो या ज़्यादा रखो, ऑल टेम्परेचर पे डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब इस टाइप का रिएक्शन जिसका डेल्टा एच निगेटिव एक्जोथर्मिक हो और इंट्रोपी क्या हो, निगेटिव हो, इंट्रोपी कम हो रहा होगा, तो वो रिएक्शन हम हर टेम्परेचर पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्या मेरी बात समझ में? उसी का एक उल्टा केस पढ़ा देता हूँ, ध्यान से देखना। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी भी मैं डेल्टा एच को क्या ले लेता हूँ, निगेटिव। निगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इस केस में इंट्रोपी को मैं क्या ले लेता हूँ, निगेटिव। चेंज इन इंट्रोपी क्या ले लिया, निगेटिव। अब बताओ ये निगेटिव और ये फॉर्मूले के साथ ये निगेटिव और ये निगेटिव क्या हो गया, ये मतलब टी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव। हुआ या नहीं हुआ? अब डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए पॉजिटिव वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए? खुद से सोच लो। अगर टी डेल्टा एस ये पूरा टर्म्स की वैल्यू ये पॉजिटिव हो गया ना, और ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू से मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। तुम चाहते हो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए किससे, टी डेल्टा एच। और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, और तुम चाहते हो डेल्टा एच डेल्टा जी निगेटिव हो, तो निगेटिव होने के लिए माइनस वैल्यू की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ज़्यादा होने के लिए टी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। अब डेल्टा एच को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो एक ही चीज़ है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और टेम्परेचर की वैल्यू जितना कम रखोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू उतनी कम होगी, तो डेल्टा जी क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो इस केस में डेल्टा जी निगेटिव होगा कब, व्हेन एट लो क्या बेटा, और हाई टेम्परेचर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इस टाइप के रिएक्शन का नेचर लो टेम्परेचर पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इस केस में देख लो डेल्टा एच निगेटिव एक्सोथर्मिक है और इंट्रोपी कैसा है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, तो टी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। तो ये पूरा टर्म्स भी निगेटिव और ये पूरा टर्म्स भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव टोटल निगेटिव ही होगा ना, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा ऑल टेम्परेचर पे। लेकिन इस केस में डेल्टा जी निगेटिव होगा लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में नहीं देख पाए? तीसरी चीज, अगर डेल्टा एच जीरो हो जाए, डेल्टा एच क्या हो जाए, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो डेल्टा एच निगेटिव है, रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर नहीं समझे तो इसका दूसरा पार्ट कराता हूँ, फिर से समझना, देखना सीख। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इस वाले केस में मैं एक्सो ना लेकर के इंडोथर्मिक रिएक्शन लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, इंडोथर्मिक लूंगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, इंडोथर्मिक। बोलो भाई ना। अब पहला केस में लेता हूँ जहां पे इंट्रोपी को पॉजिटिव ले लेता हूँ। क्या ले लूँ, ये जो इंट्रोपी है डेल्टा एस, इसको क्या ले लूँ, इसको पॉजिटिव लूंगा तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो माइनस टी डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस कब होगा, ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब ये वैल्यू निगेटिव होगी। और निगेटिव होने के लिए टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस से तो ज़्यादा होना चाहिए। तो टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कब होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा या कम, ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कब, हाई टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर लो करोगे
तो निगेटिव टर्म्स की वैल्यू कम हो जाएगी, डेल्टा एच पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा जी का पॉजिटिव होने का चांस ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी निगेटिव होगा कब? ओनली एट हाई टेम्परेचर। क्लियर? चलो नेक्स्ट समझाते, एक और केस देख लो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। और इस केस में डेल्टा एच को मैं क्या ले लेता हूँ? निगेटिव। इसको क्या ले लो? अगर ये निगेटिव है तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा? बोलो, है ना? अब ये रिएक्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है? स्पॉन्टेनियस होने के लिए निगेटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हर टेम्परेचर पे तो ये पॉजिटिव होगा ना, तो ये रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस होगा ही नहीं, क्योंकि इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा एट। पहला केस देख लो, फॉर्मूला यही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, यही है। पहला करा डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया? निगेटिव। ये निगेटिव दोनों निगेटिव हो गए ना, तो डेल्टा एच क्या हो गया? डेल्टा जी निगेटिव हुआ, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। जो पीछे केस बताया वही लिखा हो। दूसरा केस, ये निगेटिव है ये निगेटिव है, अब ये निगेटिव है डेल्टा एच निगेटिव है, तो टी डेल्टा एच क्या हो गया? तो इस पॉजिटिव वाली वैल्यू को कम रखना है तो टेम्परेचर को कम रखोगे। देखो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तीसरा केस देख लो, ये निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तो हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। सेम केस है, अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो ये पूरा टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगा ना, रिएक्शन कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव वाला केस देख लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस क्या बेटा? टी डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, और इंट्रोपी क्या है? पॉजिटिव, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया? तो निगेटिव वैल्यू को ज़्यादा होने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज़्यादा। देखो एट लो टेम्परेचर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन इज क्या बेटा? स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? और तीसरा केस, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है और डेल्टा एस क्या है? निगेटिव, तो टी डेल्टा एस क्या हो गया? पॉजिटिव, तो रिएक्शन हर टेम्परेचर पे क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया नहीं आया? यही था तुम्हारे सिलेबस में डेल्टा जी। कोई दिक्कत? अब एक वर्ड आ गई थी कि डेल्टा जी जीरो हो जाता है कहाँ पे? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो। अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कहाँ? केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम चल जाए कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसे है XA प्लस YB गिव्स MC प्लस ND, याद है? अगर मैं इसके के इक्विलिब्रियम को लिखूं तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर N D टू द पावर N अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X एंड B टू द पावर क्या बेटा? Y। ये कब होगा? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होगा? इक्वल। और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो। यही है रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब यहाँ पे दो टर्म्स आएगा, एक डेल्टा जी दूसरा डेल्टा जी नॉट। दो वर्ड आएगा, ध्यान से समझना। एक आएगा डेल्टा जी, दूसरा आएगा डेल्टा जी नॉट। अब पहले रुक करके समझा देता हूँ कि डेल्टा जी क्या है और डेल्टा जी नॉट क्या है। जैसे मयंक घर से आया कितने रुपए लेकर के? 100 रुपये। 20 रुपये कहाँ लगे? ऑटो। बचा कितना? घर जाने की उसको वापस से 20 रुपये लगेंगे, तो फ्री एनर्जी कितना है? 60 रुपये, है ना? एक दूसरा केस लेते हैं किसी और दिन का। मयंक को वापस से 100 रुपये मिले, 20 रुपये कहाँ गया? ऑटो फेयर में। 10 रुपये मयंक ने बिस्किट खिला दिया, है ना? फिर 20 रुपये उसको घर जाने के लिए लगेगा। टोटल कितने खर्च कर दिए? 50। तो बचा कितना? 50। हमने इससे पहले जो केस डिस्कस किया वहाँ पे मयंक के पास फ्री एनर्जी कितनी थी? 60 रुपये। इस केस में मयंक के पास फ्री एनर्जी कितना है?
50 रुपीज। बोलो है ना। तो टोटल फ्री एनर्जी 60 था, उसमें से 10 रुपये खर्च कर दिया तो भी तो 50 बचा है। 20 रुपये की किसी को चाय पिला दी तो भी तो 30 रुपये बचा है। तो जी नॉट समझ में आ गया। जो मैक्सिमम वाला केस स्टैंडर्ड केस है जिसमें कोई भी पैसा कहीं खर्च नहीं किया था उसको क्या बोलेंगे, जी नॉट। लेकिन अगर 20-10 रुपये खर्च करने के बाद कुछ ना कुछ फ्री एनर्जी अभी भी तो बचा है ना, उसको क्या बोलेंगे, जी। तो डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी दोनों गिव्स फ्री चेंज एनर्जी ही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मतलब मैक्सिमम गिव्स फ्री एनर्जी है। बोलो है ना। और जी क्या है, किसी भी कंडीशन पे, यही है। तो डेल्टा जी नॉट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, समझ में। और डेल्टा जी को क्या बोलेंगे, फ्री एनर्जी चेंज एट एनी कंडीशन। यही एक इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू। आर टी एल एन क्यू, क्यू क्या है, तुम कहोगे रिएक्शन क्यूसेंट, आपने कहा था। अगर मैं इसका रिएक्शन क्यूसेंट लिखूं, किसकी बात करूं, तो व्हाट इज के इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्यूसेंट। ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, बट ये इक्विलिब्रियम पे होता है जहां पे रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के क्या होगा, इक्वल होगा। और ये किसी भी कंडीशन पे हो सकता है, बोलो है ना। और रिएक्शन क्यूसेंट के हेल्प से ही हम पता करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। ये भी होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कंडीशन एट एनी कंडीशन। और ये कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम पे, यही होता है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू। ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ इक्वेशन याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर इसी कंडीशन को अगर मैं इक्विलिब्रियम ले लूँ तो इक्विलिब्रियम पे क्या क्या चेंज हो जाएगा, तो जो क्यू है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा, और जो डेल्टा जी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी चीज़ को मैंने पुट कर दिया इसी इक्वेशन में। तो डेल्टा जी के जगह हमने क्या पुट कर दिया, जीरो। डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के जगह क्या आ गया, के इक्विलिब्रियम। अब डेल्टा जी नॉट को इधर ले आओ तो माइनस साइन होगा, तो डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस आर टी एल एन क्या बेटा, के इक्विलिब्रियम। तुम जानते हो एल एन एक्स को लाओगे तो 2.303 क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। तो इस एल एन को अगर लॉग में चेंज करोगे तो 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसी को तुम देख लो यहाँ पे, अगर मैं निकालूं डेल्टा जी नॉट अपॉन क्या बेटा, आर टी। अरे आर टी इधर है ना मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर लाऊंगा तो डिवीजन में होगा, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा इधर, माइनस एल एन के इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, बोलो। यही लिखा हुआ है ना, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन क्या बेटा, आर टी। अब इसका एंटी लॉग ले लूंगा तो एल एन को क्या बोलते हैं, लॉग बेस ई, तो ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी चला जाएगा, बोलो है ना। और अगर इस फॉर्मूले से निकालूं यहाँ पे आ जाएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि लॉग का बेस क्या है 10, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। तो इसके हेल्प से तुम के इक्विलिब्रियम भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब इसके क्वेश्चन तुमको क्लास 11th में तो नहीं मिलेंगे, जब क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सब इक्वेशन तुमको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, के इक्विलिब्रियम निकालना। तो जेईई एडवांस के लिए ये टॉपिक वैसे भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 टॉपिक से मिलकर क्वेश्चन बनते हैं, एक इक्विलिब्रियम, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एडवांस के बनते हैं यहाँ पे, समझ में आया। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन इंट्रोपी, पहला क्या दिया हुआ है, चेंज इन इंथैल्पी, दूसरा क्या दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच, एंड ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा एस। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इंडिकेट वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। तुमको दिया क्या है, फिर से देख लो, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है कितना, 40.63 किलो जूल क्या बेटा, पर मोल। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है ना, तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, एक्सो या इंडोथर्मिक हो गया। एंड डेल्टा एस कितना दे रखा है,
100 जूल पर। टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या करेंगे 27 में 273 क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 300। क्या मेरी बात समझ में आए? तो कह रहा है कि इसका डेल्टा जी बताओ और उसका प्रिडिक्ट करके बताओ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या। अब इसके लिए फॉर्मूला यही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कोई दिक्कत? अब डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। यहाँ पे किलो है ना और ये जूल में है, तो किलो को क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। तो किलो जूल को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो जूल पर मोल आया। चलो यूनिट के साथ लिख देता हूँ, ये क्या आ गया जूल पर मोल माइनस टेम्परेचर कितना 300 केल्विन इनटू कितना डेल्टा एस 100 जूल पर केल्विन। तो ये कितना आ गया, सॉरी ये 40.63 था ना बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 40630 माइनस, अब देखो ये निगेटिव वाली वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो ये कितना गया 10630। ये पॉजिटिव में आया कि नहीं आया, तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में आई, बोलो कितना गया जूल पर मोल। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये प्रोसेस कह रहा है प्रिडिक्ट रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, तो क्या लिखेंगे कमेंट में नॉट पॉसिबल। समझ में? इसी टाइप से रिएक्शन तुमको करना है। फॉर ए रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंथैल्पी चेंज एंड इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस आर, ये जूल पर मोल क्या है जूल पर मोल एंड जूल पर मोल केल्विन रिस्पेक्टिवली। तो इंथैल्पी का क्या होगा जूल पर मोल, वो इंथैल्पी है, ये चलो ये केल्विन सही है। फाइंड आउट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। अब इस रिएक्शन के लिए देख लो डेल्टा एच क्या है निगेटिव और डेल्टा एस क्या है निगेटिव। अगर इंथैल्पी और इंट्रोपी टोटल दोनों निगेटिव है तो इसका केस क्या होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या इसमें मेरी बात समझ में आ रही है? अब डेल्टा एच के जगह वैल्यू डाल दो, डेल्टा एच कितना है -117 इंटू 10 के पावर 3 जूल पर मोल। ये अपना क्या हो गया डेल्टा एच, ये फॉर्मूला के माइनस टेम्परेचर कितना है 25, तो 25 को ऐड कर दोगे 273, तो 273 और 25 298 होगा, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन मल्टीप्लाई डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है -105 पर मोल पर केल्विन। तो देखो ये केल्विन से ये केल्विन कैंसिल, तो यहाँ पे भी जूल पर मोल है, यहाँ पे भी जूल पर मोल है, यूनिट सही है। अब बस देख लेना है कि कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव होगा। तो ये कितना आ जाएगा -11700 जूल पर मोल। अब ये माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो 298 को 105 से, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो ये कितना है 31,000 और ये कितना है 11,000, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है ये वाली। तो इस केस में जो भी डेल्टा जी आएगा वो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन गिवन बिलो एट 400 केल्विन इफ डेल्टा एच is equal to 77.2 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 122 जूल पर केल्विन पर मोल। ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसका क्या पूछा है तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब तुमसे क्या निकालना है। अब के इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं, देखो दिया क्या क्या दिया हुआ है डेल्टा एच और डेल्टा एस। रुक करके देखना ये डेल्टा एच गिवन है या डेल्टा एच नॉट गिवन है, एच नॉट स्टैंडर्ड दिया हुआ है। डेल्टा एस भी क्या दिया डेल्टा एस नॉट,
तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। मैं तुमको हिंट देता हूँ, तुम खुद से कर लेना। अब देखो डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एस गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, तीनों चीज गिवन है। ये तुमको गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये तुम फाइंड आउट कर लेगा बच्चा पार्टी लोग, कर लेगा। अभी थोड़ा देर पहले हमने इक्वेशन पढ़ा था, कौन सा इक्वेशन पढ़ा था, डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। बस इसी को लगा देना है, डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। चलो के इक्विलिब्रियम वैसे नहीं आए तो हम इसको लॉग में ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम इजकल टू क्या बेटा, डेल्टा जी नॉट। अब इसमें देखो डेल्टा जी नॉट यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ये वैल्यू तुमको पता है, आर की वैल्यू। अब देखो क्या लेना है, हर जगह यूनिट किस में है, जूल, तो आर की वैल्यू जूल वाले लेंगे, तो आर की वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये आर की वैल्यू लेंगे। और कैलोरी होती तो 2 वाली लेती, हर जगह ये किस में, किलो जूल में है, तो यहाँ पे आरटी को हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ में। अब टेम्परेचर तुमको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम नहीं निकल जाएगा। और तुमको अगर ऐसे भी के इक्विलिब्रियम चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। समझ में कर लोगे, बस तुमको मैंने सारा काम कर दिया, मैथमेटिकली तुमको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। नेक्स्ट कर रहा है, फॉर ए रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। N2 + 3H2 गिव्स क्या बेटा, 2NH3। इसका डेल्टा H गिवन है, करें N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, डेल्टा H तुमको गिवन है, डेल्टा S तुमको गिवन है, कह रहा है कैलकुलेट सुना, कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज प्रोसीड फॉरवर्ड। कह रहा है किस टेम्परेचर पे रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अब ध्यान से समझना, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H कितना है, -95.4 किलो जूल यह दिया हुआ है, और डेल्टा S कितना दिया हुआ है बच्चे, -198.3 जूल पर केल्विन, ये दिया हुआ। कह रहा है किस टेम्परेचर पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मतलब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, स्पॉन्टेनियस होगा। फॉर्मूला अपना क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इस चीज को होने के लिए ये डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या, लेस देन जीरो। निगेटिव का मतलब, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये लेस देन जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो, बोलो है ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एच लेस देन, अरे माइनस टी डेल्टा एस उधर जाएगा तो प्लस टी डेल्टा एस, बोलो है ना। अब मैं यहाँ से डेल्टा एस को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस लेस देन टी इक्वल टू जीरो। अब इसकी जो वैल्यू सॉल्व कर लोगे, डेल्टा एच गिवन है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उससे बड़ा टेम्परेचर का वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए, तो टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से। समझ में आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कह रहा इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिएक्शन आर 40.63 किलो जूल पर मोल एंड 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है। ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा एच की, ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा एस की। कह रहा एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है टेम्परेचर ये 300 केल्विन है, तो बताओ डेल्टा जी की वैल्यू, निगेटिव पॉजिटिव से देख करके स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कर लोगे। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी आर दिस एंड दिस, सो रिएक्शन इज सो दैट रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पॉसिबल और नॉट। सेम रिएक्शन है, एंथैल्पी एंट्रोपी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है, डेल्टा जी की वैल्यू निकालोगे, पता कर लोगे स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव्स हाइड्रोजन एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई एक केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से देख लो। जिंक
डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है, हाइड्रोजन, टेम्परेचर कितना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन आर, कहानी पे मत जाना, ये क्या दिया हुआ है डेल्टा H, और इंट्रोपी ये क्या दिया हुआ है डेल्टा S। कह रहा फॉर द रिएक्शन कैलकुलेट फ्री एनर्जी चेंज एंड प्रिडिक्ट वेदर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। देखो टेम्परेचर दिया है, डेल्टा S दिया है, डेल्टा H दिया है, निकाल लोगे फॉर्मूला भी वही चलेगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। फिर यहाँ से डेल्टा G की वैल्यू निकाल लोगे, बस यूनिट का जरूर ध्यान रखना कि यहाँ भी किलो जूल, यहाँ जूल है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना, यूनिट का ध्यान रखना, बस निकाल सकते हो। डेल्टा G की जो वैल्यू आएगी उस पर तुम एक्सपर्ट कमेंट कर देना, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शन, इसमें से कौन स्टेट फंक्शन है, तो ये वाला तो पाथ फंक्शन है, ये वाला पाथ फंक्शन है, हीट एंड वर्क, बाकी सब क्या हो गया स्टेट। कोई दिक्कत, देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ पढ़ाया, सेकंड पढ़ाया, थर्ड। कह रहा है एट 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन का मतलब क्या हुआ 0 के मतलब डिग्री सेंटीग्रेड पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। इस टेम्परेचर पे इंट्रोपी ऑफ प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0, हर जितने भी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उसका इंट्रोपी कितना हो जाएगा 0 होगा। एक्सेप्शन कौन कौन सा है ये पूछा हुआ है कि 0 केल्विन पे किसकी इंट्रोपी 0 नहीं होगी, तो यही 4 है, NO और N2O, CO एंड CO2, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइस, इसको छोड़ करके बाकी हर सब्सटेंस का इंट्रोपी कितना होगा 0 होगा। समझ में आ गया। दैट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ एंड क्या बेटा थर्ड लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम लोग सेकंड पार्ट में रिएक्शन बेस देखेंगे कि कब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक है, और इंथैल्पी से रिलेटेड पार्ट देखेंगे। लेक्चर ध्यान से देखना, जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में 5-6 फॉर्मूले आए हैं, प्रोसेस वाइज क्या क्या चेंज हो रहा है, उसका एक पेज पे आप शॉर्ट नोट्स बनाना, लेक्चर समझ करके लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।